अभी एक बार चेक करो, check now please. Should we start now? Now is it okay? ठीक है, तो हम लोग वापस एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। ठीक है, देखो, तो आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि जो मेरे पास कैपिटल है, जो मेरे पास पूंजी है, उसको मैं किस तरह से वर्क कराऊं, जो किस तरह से आप सोचते हो ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब जो काम का जो पैसा है उसको हम लोग किस तरह से मैनेज करते हैं, तो यही पढ़ेंगे। इसमें कंपलसरी थ्योरी आता है, तो आप लोग मन लगा के सुनिए कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है। देखो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक क्या है, प्रोसेस है, एक टेक्निक है, जिससे हम लोग इफेक्टिवली कंपनी के करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को इंश्योर कर सकते हैं कि वो स्मूथली ऑपरेट कर रहा है हमारे बिजनेस में या नहीं, और हम अपने प्रॉफिट को क्या कर सके, मैक्सिमाइज कर सके, इंक्रीज कर सके। बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हम लोग करंट असेट देखेंगे और करंट लाइबिलिटी देखेंगे। ये पूरा चैप्टर ही इन दोनों टर्म्स में बेस्ड है, तभी हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी शायद ये वर्ड आपको समझ में ना आ रहा हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिकल सम्स करते जाएंगे, आपको ये सब चीजें एकदम ही क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, तो अभी आपको समझ में आया कि एक्चुअली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मतलब क्या होता है। हम ये इंश्योर करते हैं इस मैनेजमेंट के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू, इस टेक्निक के थ्रू कि हमारा जो ऑपरेशंस है, जिसमें हम लोग काम करते हैं जिस चीज को लेकर, उसमें ये स्मूथली रन हो रहा है या नहीं, क्या हमारा कैपिटल। ऑलराइट, एंड उससे हम अपने प्रॉफिट को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके, मतलब मैक्सिमाइज कर सके। ठीक है, और ये इन्वॉल्व करता है मैनेजिंग इन्वेंट्रीज, अकाउंट रिसीवेबल्स, पेबल्स एंड कैश। देखो, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, रिसीवेबल्स जो हमें मिल रहा है, डेटर्स हो सकता है, ठीक है, क्रेडिटर्स हो सकता है, पेबल्स एंड कैश, इन सब कुछ मिला के, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी मिला के हम लोग का क्या बन रहा है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब इसका इंपॉर्टेंट टर्म्स देखो कि क्यों हमारे लिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले ये इंश्योर करता है लिक्विडिटी को। जैसे ही हमें शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी मिलता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी मतलब जो भी लाइबिलिटी जिसके लिए हम लायबल है कि हमें पे बैक करना पड़ेगा, वो लाइबिलिटी जो मेरे को 1 ईयर के अंदर पे बैक करना पड़ता है ना, जो शॉर्ट टर्म है मेरे लिए, जैसे कि अकाउंट्स पेबल हो गया, हमारा सैलरीज हो गया, सैलरीज देना पड़ता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया। कभी कुछ खराब हुआ, आप क्या उसको 1 साल तक फेंके रखोगे, नहीं, आप उसको ठीक कराओगे, तो मतलब वो मेरे लिए क्या है, शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है, अगर वो आपके बिजनेस के लिए कुछ रिलेटेड है तो इसी सब चीजों को अगर मीट करता है, फुलफिल करता है, कैसे, अगर आप अपने पैसों को इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हो कि वो बाद में किसी भी इमरजेंसी में आपको काम आ जाए, तो वो क्या होता है, आपका जो लिक्विडिटी है उसको वो इंश्योर करता है कि वो आपका स्मूथली रन हो। लेट गिव एन एग्जाम्पल, अगर आपके पास 100 रुपीज है और आप उस 100 रुपीज में सपोज आप 50 रुपीज को सेव कर रहे हो, ठीक है, और 50 रुपीज में अपना डे टू डे खर्चा भी निकाल रहे हो और थोड़ा बहुत जो भी आपका ऑपरेशनल है वो सब कुछ कर रहे हो, तो अगर कल को जाके आपको इमरजेंसी में 10 रुपए की नीड पड़ा, तो आप उस 50 में से माइनस कर सकते हो 40। अगर आप सपोज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को यूज नहीं करते हो, आप अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हो, आप 100 रुपए कमा रहे हो, आप 90 रुपए खर्चा कर दे रहे हो, नो इफेक्टिवली मैनेज, ठीक है, जहां जहां लग रहा है आप ऐसे जैसे जगह पे खर्चा कर दे रहे हो, कल को अगर आपको 10 रुपए लगा, आप 10 रुपए निकाल तो सकते हो, लेकिन आप उस वक्त जैसे ही 10 रुपए निकाल दोगे तो आपके पास बैलेंस कितना बचा, 0। अब आप बताओ डे टू डे ऑपरेशंस का कैसे खर्चा निकालोगे, योर बैलेंस इज 0 ना,
बात वहीं खत्म हो जा रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इसको फॉलो करेंगे, हमारा जो लिक्विडिटी है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, स्मूथली चलेगा। ठीक है। सपोर्ट बिजनेस कंटिन्यूटी, जो भी हमारा बिजनेस है वो कंटिन्यू फॉर्मेशन में चलता रहे चलता रहे चलता रहे, और कोई भी उसमें डिसरप्शंस ना आए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, स्मूथ प्रोडक्शन चले, डिलीवरी प्रोसेस चले, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस कंटिन्यूएशन हो रहा है। कब होता है, जब हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। कैश फ्लो, अगर हम लोग पैसे को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं, तो हमारा कैश भी इफेक्टिवली फ्लो हो रहा है ना, एज सिंपल एज दैट। और इससे हमारा क्या होता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ही इंक्रीज हो जाता है। सिंपल। इससे हमारा कॉस्ट रिड्यूस होता है। कैसे, अगर आप पैसा को बचा रहे हो, ठीक है, तो आपको किसी से उधार लेने की नीड नहीं है। अगर मैंने जो पहले बताया कि आप 50 रुपए सेव करें और 50 रुपए आप काम में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको अगर कल को नीड पड़ा तो आप क्या मेरे से मांगोगे, किसी और से मांगोगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास है। तो आपका क्या हुआ, कॉस्ट अब इंक्रीज नहीं हो रहा, जितना था आपका उसी में से काम चल जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप 90% खर्चा कर देते हो, अगर आपको 20 रुपए की नीड है या 10 रुपए आपने दे दिया, आपके पास अगर जीरो बैलेंस है, आपको डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए आपको किसी से बोरो करना पड़ेगा, तो आपका कॉस्ट क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। समझ में आया? ओके। इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, इससे हमारा प्रॉफिट क्या होता है, इंप्रूव होता है, मतलब ही इंक्रीज होता है। ठीक है, इंक्रीज होता है विदाउट रेजिंग एडिशनल कैपिटल। हम लोग को ज्यादा पैसा बोरो करने की जरूरत नहीं है। हम लोग जितने पैसे मेरे पास रहते हैं या फिर हमारे प्रॉफिट्स हम लोग अर्न करते हैं, उसी से हम लोग मैनेज करते हैं, स्मूथली रन कर सकते हैं। बिल्ड्स फिनेंशियल स्ट्रेंथ, अब इसी से क्या होता है, हमारा जो फिनेंशियल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होता है, वो बढ़ता है, और हम लोग और भी बहुत ज्यादा पैसा जब कमाते हैं तो हम लोग को मैनेज करना इफेक्टिवली आता है। जैसे आपके पापा हमेशा देखना, कुछ भी आप मांगो वो रेडी है, ठीक है, ये ले लो वो ले लो। आपको क्या लगता है, वो जिस दिन जो कमाते हैं उतना ही आपको दे रहे हैं? तो आपको, आप अगर किसी दिन लैपटॉप का डिमांड किया, आप अचानक से बोले मेरे को 50,000 रुपए लगे, तो उस दिन एक दिन में वो 50,000 कमाए, जो आपको वो एक दिन में 50,000 देंगे? क्या पता उनका मंथली सैलरी हो 40,000। एक महीने का खर्चा आपको 50,000 में वो कैसे देंगे? उसमें आपका डे टू डे खर्चा आता है, आपका यू नो कोई इमरजेंसी खर्चा आ जाता है, जो नॉर्मल बहुत कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब कुछ आ जाता है। तो अचानक से वो 50,000 कैसे दे देते हैं? क्योंकि वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, वो इफेक्टिवली अपने कैशेस को ग्रो करवाते हैं। तो इन समरी में देखो, इफेक्टिव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि कंपनी ऑपरेट करे कैसे, इफेक्टिवली, और रिमेन करते फाइनेंशियली स्टेबल, एंड इज पोजिशन फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो अब बताओ, यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है और इट इज क्लियर? बोलो, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या बोल रहा है? वर्किंग कैपिटल बिजनेस का लाइफ ब्लड है, क्योंकि अगर आप बिजनेस में वर्किंग कैपिटल को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो सकता। इट्स अ डिफरेंस बिटवीन अ कंपनीज करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज। पूरे चैप्टर में यही दोनों मेन टर्म्स है। इन सिंपलर टर्म्स अगर देखें, it's the money a company has readily available to meet its immediate obligations and keep its day-to-day operations running smoothly. ये ऐसा काम है, ये ऐसा काम है कि आपको ये इफेक्टिवली मैनेज करने पे मदद करता है कि आपका जो भी इमीडिएट कभी कोई खर्चा आ गया तो उसको आप अचानक ही से फुलफिल कर पाओ। करंट एसेट्स क्या होता है? दीज आर assets that can be converted into cash within 1 year. They include, क्या क्या इंक्लूड करता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश मतलब तुम समझते हैं, कैश इक्विवेलेंट मतलब जो मनी के, मतलब कैश के बराबर हो। मनी इन बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, अकाउंट रिसीवेबल, जो भी मनी हम लोग ओन करते हैं बाई कस्टमर्स, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ठीक है,
इन्वेंट्री को हम लोग दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? स्टॉक। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, रेंट और इंश्योरेंस। दीज आर करेंट एसेट्स। मुझे पता है बहुत जन को पता है, बट मुझे ये भी पता है बहुत जन को नहीं पता है, तो बेसिकली हमारा नोट्स में सब कुछ अप टू डेटेड है। ओके, नेक्स्ट, current liabilities. So these are obligations that need to be paid within 1 year. Liabilities paid within 1 year. They include accounts payable, short-term debt, accrued expenses. ठीक है, अकाउंट पेबल क्या है? जो सप्लायर्स हम लोग ओन करते हैं। शॉर्ट टर्म डेट क्या है? ड्यू टू 1 ईयर, मतलब ड्यू इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर हमको उसको पे बैक करना पड़ता है। एक्रूड एक्सपेंसेस क्या है? जो अभी तक हम लोग को पेड नहीं है, लेकिन हम लोग उस पेमेंट के लिए लायबल हो चुके हैं। हम लोग काम कर दिए लेकिन अभी तक हमको पेमेंट नहीं मिला है, दैट इज accrued expenses. वर्किंग कैपिटल कैन बी क्लासिफाइड बाय टू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, क्या क्या? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। सो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एक टोटल वैल्यू है कंपनीज का करंट एसेट। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज अ total value of company's current assets. These are assets that can be converted into cash within 1 year. जो भी कैश हम लोग 1 ईयर में कन्वर्ट कर पाएंगे, जो भी करंट एसेट्स को हम लोग कैश में 1 ईयर में कन्वर्ट कर पाएंगे, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, जो कि बेसिकली क्या है? हमारा क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ करंट असेट्स। सो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मतलब ही ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स। सिंपल। क्या क्या चीजें इंक्लूड होते हैं? करंट एसेट जो मैंने अभी आपको बताया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। सिंपल। नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? ये है, नेट वर्किंग कैपिटल एक डिफरेंस है जो कि कंपनीज करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के बीच में आता है। सपोज करंट कंपनी का करंट एसेट्स ए है और लाइबिलिटीज एल है, तो ए माइनस एल इज इक्वल टू नेट वर्किंग। समझ आया? ओके, देखो ये रहा करंट एसेट्स माइनस करंट liabilities. Current assets ये रहा as listed above, and current liabilities obligations due within 1 year such as account payable and short term debt. Clear? Okay. Objective क्या क्या है? Working capital management is all about keeping the short term finance of businesses in tip top shape. कैसे? मेंटेन करते हैं लिक्विडिटी, जो हम लोग ऊपर अभी पढ़े कि इंश्योर करता है कि कैश हमारे पास बचा है या नहीं बचा है, कितना बचा है और किस तरह से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, और प्रिवेंटिंग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। कभी भी इमीडिएट अगर हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम लोग अल्टीमेटली और अच्छे से इफेक्टिवली उसको हम लोग पास ऑन कर पाए। ठीक है, ये सब कुछ घर पे बैठे आराम से पढ़ना ताकि आपको दिक्कत ना हो। बहुत ही इजी शब्दों में मैंने लिखा है, बट स्टिल यू हैव टू रिवाइज एट योर ओन। ऑप्टिमाइज करता है इन्वेंट्री लेवल। ऑप्टिमाइज मतलब एनालाइज करना, स्पेक्टेट करना, इन्वेंट्री यानी स्टॉक लेवल। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड कि कितना मेरा सप्लाई हो रहा है, कितना कस्टमर से मेरा डिमांड आ रहा है, तो उस चीज को फुलफिल करना। जैसे हम लोग बोलते हैं डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, उसी तरह से कि अगर डिमांड मेरा 10 का है तो क्या हम 10 सप्लाई कर पा रहे हैं, क्या हम उसका कॉस्ट इफेक्टिवली उठा पा रहे हैं विदाउट एनी ओवर स्टॉकिंग। ठीक है, मिनिमाइज करता है कॉस्ट, जैसे हम लोग इफेक्टिवली कॉस्ट को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अवॉइडिंग स्टॉक आउट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर 10 का डिमांड आ रहा है तो हम 9 ही भेज पा रहे हैं, 1 मेरा रिमेन रह रहा है, रिमेनिंग, राइट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब आप इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ओके। मैनेज रिसीवेबल्स एंड पेबल्स, कलेक्टिंग पेमेंट प्रॉम्प्टली। कैसे? इफेक्टिवली अगर हम मैनेज करते हैं अकाउंट रिसीवेबल को कि कितना हम लोग कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हैं एज क्विकली एज पॉसिबल, वैसा ही उतना जल्दी हमारा कैश फ्लो क्या होता है? इंक्रीज होता है। नेगोशिएटिंग फेवरेबल टर्म्स, ये क्या है? ये जो क्रेडिट टर्म्स है जो सप्लायर को एक्सटेंड करता है पेमेंट डेडलाइन एंड प्रिजर्व करता है कैश को। कैसे? देखो, जैसे कि क्रेडिट टर्म्स विद सप्लायर्स, अगर सप्लायर्स से आपका कोई क्रेडिट रिलेशन बना हुआ है तो आप पेमेंट का जो डेडलाइन है उसको आप क्या करते हो? थोड़ा एक्सटेंड कर देते हो, ताकि वो जो कैश जो आपको उनको देना था वो थोड़ा कुछ दिन और आपके पास रहे। क्या होता है उससे कि अगर सपोज आपके पास जैसे पैसों से पैसा बनता है, मनी इज इक्वल टू मनी,
टाइम इज इक्वल टू मनी, ये दोनों ही टर्म सिमिलर है। कैसे? हम लोग पैसे से पैसा बनाते हैं, अगर एक भी दिन आपके पास वो पैसा ज्यादा रह रहा है तो उसका मतलब ही वो 1 रुपए भी हो आपका प्रॉफिट दे रहा है। तो अगर आपके पास 1 भी रुपए नहीं है तो आपको कैसे प्रॉफिट देगा? जैसे अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल बोलूं, आपके पास अभी बैंक में सपोज 10,000 रुपए है, सपोज आपको उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। अगर आपके पास 1 भी रुपए नहीं होता तो क्या आपको एक भी दिन का इंटरेस्ट मिल रहा होता? नहीं मिल रहा होता। तो आप कोशिश करोगे ना कि कहीं खर्चा करने से पहले जितना ज्यादा दिन मेरे पास वो टिक सके उतना ज्यादा दिन वो रहे, ताकि आपको कहीं से तो अर्निंग हो, ठीक है। बैलेंस करना है कि कितना आप कलेक्ट कर रहे हो और कितना आप पेमेंट कर रहे हो। इन सब चीजों में रिसीवेबल्स कितना आपको मिल रहा है और कितना आपको देना पड़ रहा है, इन सब में आपको क्या करना है? मैनेजमेंट और बैलेंस, ठीक है। इंश्योर करता है फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, मेंटेन करता है सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल टू हैंडल अनफोर्सिन एक्सपेंसेस और इमरजेंसीज विदाउट डिसरप्टिंग ऑपरेशंस, ताकि हम लोग अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंसेस है, अचानक ही से आपका फैक्ट्री में आग लगता है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। अगर आप सपोज मान लो कि अगर आप वो नहीं लेके रखे हो, इंश्योरेंस नहीं लेके रखे हो, कहाँ से आप पैसा दोगे? आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से। इन्वेस्टिंग इन अपॉर्चुनिटीज, कहीं पे अगर आपको बेस्ट ऑफर दिख गया, कहीं पे आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिख गया, आप वहां पे इन्वेस्ट करोगे तो वहां से आपको रिटर्न आएगा ना। जैसे कि नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, आप मार्केट का इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हो, मेक बना रहे हो, तो और ज्यादा आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी, इफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मतलब रिसोर्स को एज मच एज और इफेक्टिवली यूज करना है, जैसे रिजर्व करके यूज करना है कि अगर मेरे पास ये एक बॉटल है तो मैं उसको कितना दिन और बेहतर तरीके से यूज कर सकती हूँ, वैसे ही हम लोग रिसोर्सेस को और बेहतर तरीके से कैसे जनरेट कर सकते हैं, उससे अपना रेवेन्यू और अपना जो कॉस्ट है, जो खर्चा है, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। रिड्यूस फाइनेंसिंग कॉस्ट, रिड्यूसिंग कॉस्ट, हम किसी से भी कैश बोरो नहीं कर रहे हैं तो हमारा कॉस्ट क्या हो रहा है? ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो रहा है, जो हम लोग ऊपर अभी पढ़े। इंप्रूव कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को हम लोग बढ़ा रहे हैं, कैपिटलाइज्ड ऑन अपॉर्चुनिटीज, जहां पे अपॉर्चुनिटी हमको मिल रहा है उसमें हम लोग ग्रैब कर रहे हैं, सिंपल है। यहाँ तक आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, क्लासिफिकेशंस ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, बहुत सारा इसका क्लासिफिकेशंस है, तो किस किस बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं? बेस्ड ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, स्कोप, ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज, वेरियस कैटेगरीज है। क्या क्या? पहला है ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट, कंसेप्ट के बेसिस पे, जैसे हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल पढ़ लिया और नेट वर्किंग कैपिटल पढ़ लिए, ये आप देख लेना। ऑन द बेसिस, ये था ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल हमारा बेसिस क्या था? कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। अब अगर हम लोग परफॉर्मेंस बेसिस पे जाएं तो वहां पे दो तरह के कैपिटल होते हैं, एक होता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, एक होता है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, ये भी हमारे सम्स में इंपॉर्टेंट है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो कि फिक्स टाइप नेचर का है, फिक्स टाइप, जो इधर उधर नहीं होता है। टेम्पररी जो वेरिएबल वर्किंग कैपिटल है, जो आज 10 है, कल 12 हो सकता है, कल 15 हो सकता है, लेकिन परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो फिक्स नेचर का होता है वो 10 है तो कल भी 10 ही रहेगा। समझ में आया? ये है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के बेसिस पे क्या क्या अप्रोचेस है? कॉन्जर्वेटिव अप्रोच है, एग्रेसिव अप्रोच है और मॉडरेट अप्रोच है। ये सारा हम लोग को समझ में आएगा, जो भी ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, बेसिस ऑफ आपका परफॉर्मेंस है और बेसिस ऑफ कंसेप्ट है, ये सब कुछ आपके प्रैक्टिकल समझ में आएगा। सो लिसन केयरफुली। कंजर्वेटिव अप्रोच क्या है? हाई इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स टू मिनिमाइज रिस्क। आप लोग करंट एसेट्स पे ज्यादा से ज्यादा अगर इन्वेस्ट करते हो, ज्यादा से ज्यादा एसेट आपके पास रहता है, तो आपका इन फ्यूचर का रिस्क क्या हो जाएगा? उतना ही कम हो जाएगा। अगर ये करंट एसेट्स आपका 10% से बड़ा है तो आपका ये 10% से घट जाएगा रिस्क, ठीक है। बट इट मे बी रिड्यूस प्रॉफिटेबिलिटी, लेकिन रिस्क कम हो सकता है लेकिन प्रॉफिट आपका रिड्यूस हो सकता है। कैसे? क्योंकि आप करंट एसेट्स परचेज कर रहे हो ना, तो आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो आप प्रॉफिट को ऑब्वियसली जो भी आप परचेज कर रहे हो, जो भी आपका एक्सपेंसेस हो रहा है उसको तो माइनस करोगे ही ना। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ? प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, लेकिन आपका रिस्क तो इंक्रीज हो गया ना, आई मीन डिक्रीज हो गया ना, आपका करंट एसेट्स तो इंक्रीज हुआ,
ठीक है, ये है कंजर्वेटिव, कंजर्व करके चलना। अग्रेसिव अप्रोच क्या, अब ये नहीं गुस्सैल अप्रोच, ऐसा नहीं है। अग्रेसिव अप्रोच क्या है, रिलेटिवली लो इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट्स, मतलब करंट एसेट्स पे आप ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हो, बट वाइल आप डिपेंड हो जाते हो शॉर्ट टर्म फाइनेंस पे, जिससे हमारा रिस्क क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी हाई हो जाता है, क्योंकि रिस्क और प्रॉफिट प्रोपोर्शनल। ठीक है, रिस्क बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, सिंपल। मॉडरेट अप्रोच क्या है, आप बैलेंस करते हो, करंट एसेट्स पे भी बैलेंस करते हो, फाइनेंस पे भी बैलेंस करते हो, आप लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को एम करके चलते हैं। समझ में आया? ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल के बेसिस पे क्या, ऑपरेटिंग साइकिल क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अकाउंट रिसीवेबल साइकिल एंड अकाउंट्स पेएबल। इन्वेंट्री मैनेजमेंट रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड्स, क्योंकि हम स्टॉक का बात कर रहे हैं। रिसीवेबल्स क्या है, हम कलेक्शन ऑफ पेमेंट्स का बात कर रहे हैं, ठीक है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, सिंपल। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, वो प्रोडक्शन हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है। ये क्या है, रॉ मटेरियल्स और प्रोड्यूसिंग गुड्स पे फोकस करता है। फाइनेंस क्या होता है, आपके अवेलेबल फंड्स पे फोकस करता है और कहाँ कहाँ आप उसको एलोकेट करें उस पे फोकस करता है। यूटिलाइज करता है सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स एंड सर्विसेज, और मार्केटिंग वर्किंग अप्रोच। तो इन ऑल टुगेदर जो 5 बेसिस आपको बताए, सो दिस क्लासिफिकेशन प्रोवाइड अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू एनालाइज एंड इम्प्लीमेंट इफेक्टिव वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटेजीज डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब आपको इसमें देखना है कि आपके बिजनेस में क्या इस पे नीड पड़ रहा है, क्या क्या जरूरत पड़ रहा है और किस बेसिस पे आप काम कर सकते हो। एकदम सिंपल है, ठीक है, आपको घर पे इसको पढ़ना पड़ेगा। अब एकदम मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट सा टर्म आता है, ये एकदम मतलब लिख के ले लो कि आता ही आता है, मतलब अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं काफी बार ये आ चुका है, मतलब ऐसा रेयरली 1-2 बार है कि ये क्वेश्चंस नहीं आते। तो इसीलिए बहुत ही अप्रोक्सीमेटली डायग्राम के साथ मैंने अच्छे से आपको दिया है और बहुत ही इजी सा लैंग्वेज में दिया है, ताकि इसको आप अल्टीमेटली एकदम दिल पे बैठा दो कि आप नींद में भी सोकर अगर आपको ऑपरेटिंग साइकिल कोई पूछे तो आप ऐसे बता दो एकदम झटके से, ठीक है, अच्छे से समझना। चलो, कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल, इसको हम लोग वर्किंग कैपिटल साइकिल भी बोलते हैं और हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल भी बोलते हैं। देखो, द वर्किंग कैपिटल साइकिल ऑल्सो नोन एज कैश कन्वर्जन साइकिल, अब इसको सीसीसी भी बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कंसेप्ट ऑफ सीसीसी बोल दिया तो आप डर गए, अरे ये क्या पूछ लिया, नो, कैश कन्वर्जन साइकिल सेम होता है। रिप्रेजेंट द टाइम, अब एकदम सिंपल सा बात मैं बताती हूँ, अगर आपके पास कैश है, ठीक है, सपोज ये आपके पास कैश है, ठीक है, जैसे घड़ी का कांटा घूम रहा है, जस्ट थिंक अबाउट इट, यहाँ पे एक सर्कल है और ये कांटा घूम रहा है, ठीक है, ये कैश है। तो अगर इस कैश से आप कुछ खरीदते हो, आप उसको खरीद के मान लो रॉ मटेरियल्स आप खरीद रहे हो, उसके बाद आप उसको यूज करते हो, क्या करते हो, आप उसको फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हो कि और बेहतर इसमें बने, उसके बाद ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है, कि हाँ अब इसको हम बेच सकते हैं, अब इसको आप बेच रहे हो, अब इसके आगे नहीं घूमेगा, इसको आप बेच रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपको फिर से पैसा मिलेगा बेचने के बाद, आपका क्या आ गया, कैश आ गया, ये सर्कल अब ऐसे करके चलता रहेगा। गॉट इट? अब देखो यहाँ पे ये जो टाइम लगता है इस सर्कल पे, ये जो टाइम लग रहा है ना आपका कैश यहां से फिर वापस यहां आने में, इस टाइम को हम लोग कैश कन्वर्जन साइकिल बोलते हैं। ओके, so represent the time it takes for a business to convert its current assets and current liabilities into cash। जो टाइम पीरियड टेक होता है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी को कैश में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम लोग सीसीसी बोलते हैं। इट हेल्प्स measure the efficiency of a company in managing its short term obligations, इससे हम लोग बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, सच एज बाइंग इन्वेंट्री, हम लोग इन्वेंट्री को बाई कर सकते हैं, हम लोग सेलिंग गुड्स को बाई कर सकते हैं, हम लोग कलेक्टिंग पेमेंट्स कर सकते हैं फ्रॉम कस्टमर्स। अब एक एक इस डायग्राम को एकदम अच्छे से देखो और अच्छे से समझना, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है कैश, आपके पास कैश है, उसके बाद आप इसको क्या कर रहे हो, लेकिन कैश आया कहां से, आप कहीं से रिसीव किए ना, कैश कहां से आया, आप कहीं से रिसीव किए, रुको,
कैश कहाँ से, आप कहीं से रिसीव किए, उसके बाद जैसे ही कैश आ गया आप रॉ मटेरियल्स क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो। जैसे आप परचेज किया, वर्क इन प्रोग्रेस कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन करते ही आपको क्या हो गया, ये फिनिश गुड्स में आप उसको कन्वर्ट कर दे, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होते ही आप उसको बेच दिए, जैसे ही आप बेचे वापस से आपके पास पैसा आ गया। तो ये साइकिल ना ऐसे करके पूरा चलता रहेगा, समझ में आया। ये साइकिल को जो टाइम हम लोग को लग रहा है, टाइम टेकन, इसी को हम लोग कैश कन्वर्जन साइकिल बोल रहे हैं। अब एक एक करके हम लोग पॉइंट को समझेंगे। कैश, business begin with cash or liquid fund to produce raw materials and pay for operational need। कोई भी चीजों में जो कैश होता है बस उसको हम लोग डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दिए हैं। रॉ मटेरियल्स, कैश इज यूज्ड टू परचेज रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन। वर्क इन प्रोग्रेस, मूव इनटू प्रोडक्शन फेज, बिकम इन वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी। जो मैंने आपको समझाया वो समझ में आया कि ये जो सर्कल किस तरह से घूम रहा है, वही इसमें हम लोग सिंपल से लैंग्वेज में दे दिए हैं, ठीक है। यहां तक, उसके बाद ये जो ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेशन क्या है, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, द टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम रॉ मटेरियल्स थ्रू प्रोडक्शन टू सेल फिनिश गुड्स। इसको हम लोग इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग स्टॉक को रॉ मटेरियल से हम लोग फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, समझ में आया। अकाउंट रिसीवेबल कन्वर्जन, द टाइम टेकन टू कलेक्ट कैश फ्रॉम कस्टमर आफ्टर सेल्स, ठीक है। उसके बाद ये मतलब कि जितना टाइम से आप कस्टमर से कैश ले रहे हो सेल्स के बाद, उसको हम लोग ये अकाउंट रिसीवेबल्स कन्वर्जन पीरियड बोलते हैं, जितना टाइम आपको लगा है, ठीक है। अब डेफरल पीरियड, अलाउड, द टाइम अलाउड बाय द सप्लायर बिफोर पेमेंट फॉर द रॉ मटेरियल्स आर ड्यू, ठीक है, तीन तरफ। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो नेट साइकिल का फॉर्मूला क्या होता है, नेट ऑपरेटिंग साइकिल, कैश कन्वर्जन साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल सब सेम है, ठीक है। इन्वेंट्री कन्वर्जन साइकिल, सॉरी पीरियड, प्लस अकाउंट रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड माइनस अकाउंट पेएबल डेफरल पीरियड। ये फॉर्मूला हम लोग आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। Now, important question, what are the factors to be considered in determining the working capital need of the firm? क्या क्या चीजें, क्या क्या फैक्टर्स हम लोग को इंपॉर्टेंट लगता है जब हम लोग वर्किंग कैपिटल फर्म के तौर पे नीड हम लोग करते हैं। नेचर और साइज ऑफ द बिजनेस हमारे लिए मैटर करता है, क्या इंडस्ट्री और स्केल, नेचर। सम इंडस्ट्रीज जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या रिक्वायर करता है, वर्किंग कैपिटल ड्यू टू इन्वेंट्री नीड्स। क्यों लगता है उसको, क्योंकि हम लोग को स्टॉक का नीड पड़ता है, वाइल सर्विस हम लोग को देना पड़ता है, बट सर्विस देने के लिए भी हम लोग को वर्किंग कैपिटल लगता है, लेकिन एज कंपेयर टू फैक्ट्री कम लगता है। अगर जैसे मैं अभी सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो सपोज मेरा खर्चा 1 लाख का पड़ा, लेकिन यहीं पे अगर मैं फैक्ट्री करती तो फैक्ट्री में 1 लाख में हो जाता, नहीं होता, प्रोडक्शन नहीं होता। स्केल ऑफ ऑपरेशन, लार्जर बिजनेस विथ हायर स्केल वॉल्यूम एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन जनरली नीड मोर वर्किंग कैपिटल। जितना आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म करोगे उतना ही आपका वर्किंग कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा। ये नेचर और साइज ऑफ बिजनेस पे हमारा वर्किंग कैपिटल डिपेंड करता है। प्रोडक्शन साइकिल, लेंथ ऑफ द प्रोडक्शन साइकिल, कि आप कितना देर इसको प्रोडक्ट कर रहे हो, कितना लंबे पीरियड के लिए प्रोडक्ट कर रहे हो, ये भी मैटर करता है। द लॉन्गर पीरियड द लॉन्गर वर्किंग साइकिल। प्रोडक्शन पॉलिसी, सीजनल प्रोडक्शन या फ्लक्चुएशन डिमांड कैन इम्पैक्ट इन्वेंट्री लेवल एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब सीजनल है, कभी आप नॉर्मल कोई चीजें कर रहे हो, कभी आप सीजनल कर रहे हो, कभी आप आम का फैक्ट्री खोल रहे हो, कभी आप मैंगो का खोल रहे हो, सॉरी मैंगो और आम सेम होता है, कभी आप ऑरेंजेस का खोल रहे हो, कभी आप एप्पल का खोल रहे हो। ये क्यों हो रहा है, आपका फ्लक्चुएट करेगा ना, आम, एप्पल, लीची, मैंगो, अंगूर, सबका ग्रेप्स, सबका क्या जो आपका प्राइस है वो सेम होता है, नहीं, वो फ्लक्चुएट करता है। तो उसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल भी फ्लक्चुएट करेगा, एज सिंपल एज दैट। अवेलेबल ऑफ क्रेडिट, एक्सेस शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, इजी एक्सेस है बैंक लोन, लाइन ऑफ क्रेडिट एंड रिड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ कैश को, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल है, तभी आप ज्यादा कैश लोन लेने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यू हैव इनफ, ठीक है। सप्लायर क्रेडिट को भी रिड्यूस करता है, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी आपके पास पैसे हैं तो आप क्यों दूसरों से उधार लेने जाओगे, मजा थोड़ी आता है किसी को, समझ रहे हो। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, स्केल को इंक्रीज करता है और बड़ा बनाता है, क्यों, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पैसा है ताकि आप उसको और बड़ा बना सको। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आपके पास जो पैसा बच रहा है उससे आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है।
Profit margin and dividend profitability. Obviously, higher profit margin can improve cash flows and reduce working capital needs. डिविडेंड पे आउट, क्या आप उससे डिविडेंड भी पे आउट कर सकते हो और कैश रिसोर्सेज और इंक्रीज कर सकते हो अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को. सब कुछ एकदम सिंपल सिंपल है. और मैं मतलब इतना भी बच्चा नहीं समझ रही आप लोग को 6 सेमेस्टर में कि आप लोग को इतना छोटा छोटा लाइनिंग भी नहीं समझ में आएगा. स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग ताकि आप लोग थोड़ा सा समझ जाओ और उसको घर में अच्छे से खुद से रीड करो. ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. बिजनेस साइकिल इन इकोनॉमिक कंडीशंस. बिजनेस फ्लक्चुएट करता है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएट करता है. अगर आप इकोनॉमिकली चल रहे हो, आज 10 रुपए प्राइस है, कल 20 रुपए हो सकता है, तो आपका वो फ्लक्चुएट करता है. ठीक है, इंक्रीज सेल हो सकता है, कभी लेस डिक्रीज सेल्स हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है. मार्केट कंडीशंस आपका फ्लक्चुएट कर सकता है, चेंजेस इन डिमांड हो सकता है, कंपटीशन चेंज हो सकता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकता है. ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. Interdepartmental coordination. Effective coordination between production, sales and finance can optimize stock level and cash flows. ठीक है, ओके. देखो, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अगर आपका है, दोनों में मेल है, प्रोडक्शन, सेल्स और फाइनेंस में, तो आपका कैश फ्लो भी बहुत बढ़िया से चलेगा. फाइनेंशियल कंट्रोल. अगर आपका फोरकास्टिंग कैन हेल्प द एंटिसिपेट वर्किंग कैपिटल नीड और इंश्योर करते हैं सफिशिएंट फंड आपके पास अवेलेबल है या नहीं है. भाई सेम बातें रिपीट हो रहा है, लेकिन पॉइंट वाइज हमारा लिखना काम है, इसलिए हम आपको पॉइंट वाइज लिख दिए हैं. कंटिजेंसी, अनफोर्सीन एक्सपेंसेस. बिजनेस बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हम लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं, अचानक ही से सब कुछ आ जाता है, तो उसको भी फुलफिल करने के लिए हमारे पास इमरजेंसी नीड होना चाहिए. रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क हो सकता है कभी भी, मिटिगेट हो सकता है पोटेंशियल रिस्क, कभी भी वो रिड्यूस हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, उससे ज्वाइंट हो सकता है. तो इन सब चीजों को हम लोग को क्या करना है, फुलफिल करना है. ठीक है. व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. क्या क्या सोर्सेज है ताकि हम लोग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को टच कर पाए, मतलब मीट कर पाए, फुलफिल कर पाए. टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बिजनेस हैव सेवरल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल, कैटेगराइज इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज. बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल में क्या आता है, जो हम लोग इंटरनली करते हैं. कैसे, रिटेन्ड अर्निंग क्या है, हमारे इंटरनल सोर्स है, क्योंकि हम लोग पिछले भी चैप्टर 2 में हम लोग बात किए थे फॉर द रिटेन्ड अर्निंग. ये हमारे इक्विटी का पार्ट है, राइट. तो इक्विटी का पार्ट होने के नाते हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के बिजनेस का हमारे नेट प्रॉफिट का पार्ट है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको यूज नहीं करके हम लोग इसको रिजर्व करके रखते हैं. लेकिन क्या हम लोग लोगों को धार दे के रखे हैं कि भैया आप लीजिए 10 रुपए, आप रिजर्व करिए, कल को अगर मेरे को जरूरत पड़ा तो हम 100 जन से 10-10 रुपए मांगेंगे. हम लोग खुद से रिजर्व करके रखते हैं. तो ये क्या हमारे इंटरनली में काम आ रहा है. ठीक है. डेप्रिसिएशन फंड, ये भी क्या है, हमारे इंटरनल. बाहर लोगों से जाके आप डेप्रिसिएशन फंड मांगोगे नहीं. अनप्रोडक्शन एसेट, अनप्रोडक्टिव एसेट्स, जो चीजें आपका प्रोडक्शन में नहीं लग रहा है लेकिन आपका एसेट तो है ना, वो क्या है, इंटरनली है. आप इंटरनली उसे क्या कर सकते हो, अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को क्या कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो कैश. ये हो गया इंटरनल. अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल सोर्सेज है, क्या क्या, ट्रेड क्रेडिट. अब अगर क्रेडिट है, सप्लायर है, सप्लायर बाहर का ही होगा. अलाउइंग द बिजनेस टू डिले पेमेंट. अब वो अलाउ करे कि ठीक है भैया आज आप काम कर लो, आप मेरे को एक काम करना, एक हफ्ते बाद पेमेंट देना, एक महीने बाद पेमेंट देना. तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया. बैंक लोन, तो ऑब्वियसली बैंक वाला आपका कंपनी का सदस्य थोड़ी लगता है, तो वो हो गया आपका, क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, आप बैंक से ले रहे हो, किसी और से ले रहे हो, आपका एक्सटर्नल हो गया. कैश को आप दूसरों से धार ले रहे हो, आपका एक्सटर्नल हो गया. कॉमर्शियल पेपर, जो आप बाहर से स्टॉक वॉक खरीदे हो, उसका जो पेपर्स बॉन्ड आपके पास रहता है, वो आपका एक्सटर्नल हो गया. फैक्टोरिंग, अगर आप थर्ड पार्टी से कुछ इमीडिएट कैश ले रहे हो, वो आपका एक्सटर्नल हो गया. इनवॉइस डिस्काउंटिंग, जब आप लोग किसी से क्या कर रहे हो, कस्टमर को पेज कर रहे हो, बोरो कर रहे हो कि भाई आपको हम बाद में दे देंगे, आप एक काम करो अभी मेरे को दे दो, एक्सटर्नल है. लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल. अब ये लॉन्ग टर्म क्या क्या होता है, इक्विटी फाइनेंसिंग. अब आप बाहर लोगों से ले रहे हो कि एक काम करो, मैं बाद में आपको इक्विटी दे दूंगा, तो आप मेरे को अभी पैसा दे दो, हो गया. डिबेंचर फाइनेंसिंग, लॉन्ग टर्म लोन, सब कुछ. अब लोन तो देखो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों ही क्या है, एक्सटर्नल है.
ठीक है। अब एक और पॉइंट है अदर सोर्सेज में, स्टिल आपके जनरल नॉलेज के बेसिस पे ये सब कुछ दे दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितना आता है बस उतना ही पढ़ के जो सिलेबस में है, थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान भी जान के रखना जरूरी है। पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक, अब ये ना एक्सटर्नल है ना इंटरनल है, पब्लिक को डिपॉजिट ही आप रखे हो फिक्स टर्म्स में, तो ये हमारा क्या हो गया, अदर सोर्सेज हो गया। इंटर कंपनी लोन्स, ठीक है। अब क्या हो रहा है, विद इन ग्रुप, मतलब आप बोरो कर रहे हो, आप पैसा को ले रहे हो अपने पेरेंट कंपनी, अपने सिस्टर कंपनी से, ताकि आप लोग विद इन, मतलब उसी ग्रुप के अंदर आप सोर्सेज प्रोवाइड कर पाओ। गवर्नमेंट सब्सिडीज या फिर ग्रांट, अब ये गवर्नमेंट आप एक्सटर्नल बोलोगे इंटरनल बोलोगे, एक्सटर्नल में आता है लेकिन स्टिल ये अदर सोर्सेज में आता है। डन, इज इट क्लियर? ओके, देखो, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, अप्रोचेस, स्ट्रैटेजीज, ये सारा कुछ मतलब वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हो सकता है, इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हो सकता है, ताकि हम लोग करंट एसेट्स को किस तरह से फाइनेंस करें। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पॉलिसीज या फिर अप्रोचेस। रेफर करता है स्ट्रैटेजीज अ कंपनी यूजेस टू मैनेज इट्स करंट एसेट्स, किस तरह से हम लोग स्ट्रैटेजिकली करंट एसेट्स को मैनेज करें। जैसे कि हमारा स्टॉक हो सकता है, अकाउंट रिसीवेबल्स हो सकता है, कैश हो सकता है, बट हाउ इट फाइनेंस दोज एसेट्स, किस तरह से हम उसको फाइनेंस करें। दिस पॉलिसीज, ये पॉलिसी हमारा टारगेट करता है कि हम लोग बैलेंस रखें किसमें, बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी एंड रिस्क। ठीक है, देखो क्या क्या अप्रोचेस याद है, अभी हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे। कंजर्वेटिव अप्रोचेस, कंजर्वेटिव अप्रोचेस किस पे फोकस करता है, हम लोग के सेफ्टी पे फोकस करता है और रिस्क को हमेशा मिनिमाइज करता है, कंजर्व करता है। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाई लेवल्स ऑफ करंट एसेट्स, स्पेशली कैश एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। लो रिलायंस, मतलब डिपेंड हम लोग बिल्कुल भी कम करते हैं शॉर्ट टर्म और ऑन शॉर्ट टर्म डेट। एम्फोसाइज, और भी हम लोग बढ़ावा देते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और इवन फ्लक्चुएशन करेंट असेट्स। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्रेडिट पॉलिसीज टू मिनिमाइज बैड डेट, ठीक है, स्ट्रिंजेंट क्रेडिट पॉलिसीज टू मिनिमाइज बैड डेट। लोअर इन्वेंट्री लेवल टू रिड्यूस ऑब्सोलेंस एंड कैरिंग कॉस्ट, एकदम भी मतलब कोई भी इमीडिएट कुछ कॉज ना आ जाए, कोई भी ऑब्लिगेशंस ना आ जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो स्टॉक लेवल्स है उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं, ताकि हमारा रिस्क भी क्या रहे, कैरिंग कॉस्ट भी उतना ही कम रहे। इसका एडवांटेज क्या, कंजर्वेटिव अप्रोच का एडवांटेज क्या क्या है, क्यों करते हैं, हमारा जो लिक्विडिटी है वो रहेगा हमेशा स्ट्रॉन्ग, हमारा जो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो हमारा स्ट्रेंथ है वो हमेशा क्या रहेगा, एकदम पीक पे रहेगा। रिस्क क्या होगा, एकदम, इसके डिसएडवांटेजेस भी, इफ देयर इज एडवांटेज देयर शुड बी अ डिसएडवांटेज आल्सो। लोअर प्रॉफिटेबिलिटी ड्यू टू होल्डिंग मोर यील्डिंग एसेट, प्रॉफिटेबिलिटी कम है क्योंकि रिस्क कम है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर हायर रिटर्न्स फ्रॉम अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट, कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट में हम लोग अचानक से वो करते हैं ना, इन्वेस्ट करते हैं जिसमें हायर रिटर्न है, लेकिन इसमें तो हम लोग रिस्क कम रखना चाहते हैं, तो इसमें हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो अगर ये अप्रोच कोई फॉलो कर रहा है तो हम लोग जल्दी उस सब चीजों में इन्वेस्ट नहीं करते जिसमें हमारा रिस्क ज्यादा हो, तो कहीं ना कहीं हमारा रिटर्न भी तो कम आ रहा है, हम लोग अपॉर्चुनिटी को क्या करें, मिस आउट कर दे रहे हैं। वो हम लोग कब फुलफिल करते, कब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते, जब हम लोग अग्रेसिव अप्रोच देखते हैं। और ये सुइटेबल किसमें, रिस्क एडवर्स कंपनीज में, जो एकदम भी रिस्क लेना पसंद नहीं करते, उन कंपनीज के लिए सुइटेबल है। दोज इन स्टेबल इंडस्ट्रीज और फेसिंग अनसर्टेन इकोनॉमिकल कंडीशंस। समझ गए, देखो कंजर्वेटिव अप्रोच का बहुत सुंदर से एक डायग्राम भी दिया हुआ है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। ये आपका एसेट है, ये आपका टाइम, टाइम तो ऑब्वियसली देखते हैं, फिक्स एसेट्स अगर इस तरह से फिक्स्ड है तो यहाँ पे देखो एसेट कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। ये देखो परमानेंट करंट एसेट्स है क्योंकि ये एक समान जाते जा रहा है, यहाँ पे देखो ये फ्लक्चुएट कर रहा है, ये टेम्पररी करंट एसेट्स है। समझ में आया, ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। फिक्स्ड इज नेचर ऑफ लॉन्ग टर्म एंड टेम्पररी इज नेचर ऑफ शॉर्ट टर्म, ठीक है। अग्रेसिव अप्रोच जो ऊपर हम लोग पढ़े, ये मैक्सिमाइज करते हैं प्रॉफिट को, रिस्क को भी क्या रखता है, हाई रखता है,
obviously minimizing investment in current assets, low levels of current assets especially cash and inventory, high reliance करता है short term debt on finance current assets, relaxed credit policies to boost sales, even the higher risk of bad debt, minimum स्टॉक लेवल टू रिड्यूस होल्डिंग कॉस्ट, ये सब कुछ उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। एडवांटेज क्या है इसमें, हाई रिटर्न मिलता है ना हम लोग को, रिस्क अगर हाई है, हम लोग जैसे ही इन्वेस्ट करते हैं अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं तो हमारा जो भी रिटर्न है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, ड्यू टू लोअर इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स और इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी इन एसेट यूटिलाइजेशन। लेकिन डिसएडवांटेज है, क्यों, हायर रिस्क भी तो हमारे लिए डिसएडवांटेज है, ऑफ लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ सकता है, कभी भी प्रॉब्लम आ सकता है, वो हमारे इनएबिलिटी है, जल्दी से आप कोई भी चीजों को आप ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर सकते क्योंकि आप अपने पैसे को ऑलरेडी कहीं और पे इन्वेस्ट करके रखे हो। इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, अचानक ही से अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ गया आप उसको फुलफिल नहीं कर पाओगे। ग्रेटर, आप बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाते हो फोरकास्टिंग और एफिशिएंट ऑपरेशंस पे, क्योंकि आप बहुत जगह पे पैसा फंसा के रखे हो ना। तो ये ग्रोथ किसके लिए सुइटेबल है, हाई रिस्क टॉलरेंस जो कर सकता है और रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है अपने इंडस्ट्रीज को, ठीक है। यहाँ पे इस टर्म से आप समझ सकते हो, ये है लॉन्ग टर्म सोर्सेस, ये है शॉर्ट टर्म सोर्सेस, इसमें देखो फ्लक्चुएशंस चल रहा है टोटल वर्किंग कैपिटल में, जो एक समान इस पॉइंट में टिका हुआ है उसको हम लोग वर्किंग परमानेंट मतलब फिक्स्ड नेचर का बोल रहे हैं, और जो एकदम ही फ्लक्चुएट करे वो हमारे लिए शॉर्ट टर्म है, ये है लॉन्ग टर्म, क्योंकि एक समय में हमारे फिक्स नेचर पे चल रहा है। आराम से बैठ के डायग्राम समझो, ये अग्रेसिव अप्रोच है। मैचिंग क्या है, और हेजिंग अप्रोच जो हम लोग बैलेंस करके चलते हैं दोनों पे, ना ये ज्यादा हो ना वो ज्यादा, ना अग्रेसिव ज्यादा हो ना ही बोलो अप्रोच ज्यादा हो। कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडरेट लेवल है, फाइनेंसिंग परमानेंट दोनों करता है, टेम्परेरी भी देखता है, बैलेंस करता है क्रेडिट पॉलिसीज पे और ऑप्टिमाइज करता है हमारे डिमांड को। इसका भी एडवांटेज है कि रिस्क और रिटर्न को मॉडरेट रखता है, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को भी एकदम रीजनेबल रखता है, फ्लेक्सिबिलिटी को भी वो चेंजेस को अडॉप्ट करता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, ये फोरकास्ट, ये एक्यूरेट फोरकास्ट पे भी डिपेंड रहता है क्योंकि दोनों चीजें इसको देखना पड़ता है, और सुइटेबल करता है जो हमेशा ही वोलाटाइल हो, मतलब इधर से उधर जा सकता हो, कैश फ्लोज को ऊपर नीचे कर सकता हो, ये उसी कंपनी के लिए सूट नहीं करता है, ये है हमारा डिसएडवांटेज। Suitable most business seeking balance between risk and return, those with moderately predictable cash flows or operating effectively stable industries। देखो ये रहा टेम्पररी, क्योंकि ये फ्लक्चुएट कर रहा है, जो कि हमारे लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है, लॉन्ग टर्म जो एकदम परमानेंट है, स्ट्रेट। समझ में आया, चलो नेक्स्ट, शोर कमिटी रिपोर्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपके सिलेबस में कवर होता है, तो इसको थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझ लो, कभी कभार शॉर्ट नोट दे देता है, ठीक है। मैंने पूरा डिटेल डिस्कशन इसमें दे दिया है, शॉर्ट नोट में भी मैंने एकदम लॉन्ग नोट दे दिया है कि इसमें से भी छाट को आपको कुछ भी याद रहे तो आप शॉर्ट नोट एकदम ऐसे कर पाओ, ठीक है। शोर कमिटी रिपोर्ट वॉज introduced by the Reserve Bank of India, that is RBI, in 1979 under the chairmanship of Shri KB Chore. Its primary objective क्या था, रिव्यू करना, किसको, कैश क्रेडिट सिस्टम को रिव्यू करना और सजेस्ट करना इम्प्रूवमेंट टू इंश्योर बेटर क्रेडिट डिसिप्लिन एंड इफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी बोले हम, एनालाइज करना कि बिटवीन कोई भी गैप बिटवीन सैंक्शन क्रेडिट लिमिट और देयर एक्चुअल यूटिलाइजेशन बाय बोरोवर्स, कितना आपका क्रेडिट लिमिट है और कितना आपको बोरो करना चाहिए आपके एबिलिटी के हिसाब से। और ये रिकमेंड करता है और भी अलग अलग टाइप्स कि आप ऐसे बेटर ऑप्शन ले सकते हो, वैसे बेटर ऑप्शन ले सकते हो, होता है ना बहुत सारे एक्ट के हिसाब से, आप ऐसा करो वैसा करो, ये वैसे ही एक्ट के जैसा काम करता है, ठीक है। इंश्योर करता है कि आपका जो क्रेडिट डिसिप्लिन हो वो बहुत ही बेटर हो, और ये इंप्रूव करते हैं एफिशिएंसी ऑफ कैश क्रेडिट सिस्टम एंड अलाइन करता है, एकदम साथ में रहता है फॉर द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल नीड्स। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, देखो, रिपोर्ट ऑन वर्किंग कैपिटल लाइज करता है इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन ऑफ द वर्किंग कैपिटल सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में और भी बेहतर तरीके से वर्किंग कैपिटल को चलाए रखने के लिए ये बहुत ही मदद करता है। इनहेंस करता है क्रेडिट डिसिप्लिन, ये हम लोग पॉइंट ऊपर ही पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, मॉनिटर कैसे करता है, देखो यहाँ पे बोल रहे हैं इंट्रोड्यूसिंग द रिक्वायरमेंट फॉर क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनेबल, जैसे हम लोग
फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर हर बार बनाते रहे, 2 महीने के अंतर अंतर क्वार्टरली बना रहे हैं हम लोग, हाफ ईयरली बना रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि ईयर के एंड में हम लोग की मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा ही रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, किससे हम लोग कितना पैसा ले रहे हैं, कितना नहीं ले रहे, कितना लेना चाहिए, कहाँ कहाँ हम लोग पे बैक किए, सब कुछ हम लोग देख सकते हैं। क्रेडिट, मेरा कितना क्रेडिट है, कितना मैंने उधारी लिया है, कितना मेरे बिजनेस में नीड है, इन दोनों को भी ये इस रिपोर्ट में दिखता है। ठीक है, अलाइनिंग क्रेडिट एंड बिजनेस नीड्स। ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है कि आप कोई भी मतलब दिखावा या कोई जाल चीजें ना कर रहे हो, कोई डुप्लीकेसी ना कर रहे हो। ठीक है, रेगुलर सबमिशन ऑफ रिटर्न आपको देना पड़ता है, डाटा को इम्प्रूव कराना पड़ता है ताकि आपके जो ट्रांसपेरेंसी हो, जो भी आप बोरोइंग्स लिए हो, कितना आप कमाते हो। देखना कभी भी आप बैंक में जाओगे कोई भी लोन बोरो करने के लिए, वो हमेशा आपसे पूछेगा कि आपका मंथली स्लिप दिखाइए, आपका सैलरी स्लिप दिखाइए, आप कितना अर्न करते हो। वो भी ये देखना चाहते हैं कि आप एक्चुअली में कितना पे बैक कर सकते हो। अब आप कमाते हो 10,000, तो सालाना आपका कितना हो गया, 1,20,000, आप लोन मांग रहे हो 50 लाख का। ठीक है, प्रोमोटिंग ट्रांसपेरेंसी हो गया। इफेक्टिवली कैश फ्लो मैनेजमेंट आप इफेक्टिव कर रहे हो कि नहीं, ऑब्वियसली हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ को भी मेंटेन करें इंडिया पे, अगर ये फॉलो हो रहा है, तो अगर ये सब कोई प्रोवाइड करता है, तो ऑब्वियसली आपका ग्रोथ क्या होगा, इंक्रीज होगा और इफेक्टिवली चलेगा। ठीक है, और इसको इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और बैंकिंग प्रैक्टिस को भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि हाँ हर बैंक में ये फॉलो हो रहा है। भाई आप कहीं भी चले जाओ, आपको ये फॉलो होता हुआ दिखेगा, मतलब आपको भी ये फॉलो करना पड़ेगा। So the Chore Committee work become a cornerstone for reforming working capital financing in India. Ensure करता है बिजनेस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को और भी इफेक्टिवली हम लोग मैनेज कर सके। बिल्कुल ऐसा ही दूसरा टॉपिक है टैंडन कमेटी रिपोर्ट ऑन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सो टैंडन कमेटी रिपोर्ट इंट्रोड्यूस कब हुआ है, 1974 under the chairmanship of P.L. Tandon. It was a landmark initiative by the Reserve Bank of India क्यों, to streamline the working capital system in India. The report, इसका जो रिपोर्ट है ये एम करता है, इंश्योर करता है बेटर क्रेडिट डिसिप्लिन, रैशनलाइज बैंक लेंडिंग प्रैक्टिसेस, कि आपका जो आप लोन दे रहे हो, वो आपका जो प्रैक्टिस है बैंक की ओर से जो आपको मिलता है, उसको हम लोग लेंडिंग जो प्रोसेस है, जो उधारी दे रहे हो, उसको हम लोग सारे जगह पे एज सिमिलर एज दैट कर दे। जैसे आप कहीं पे भी बैंक में जो सब में आपको लोन लेने के बाद इंटरेस्ट पे बैक करना पड़ता है, ये सब पॉलिसीज है जो आरबीआई फॉलो करता है, करने भी बोलता है एंड प्रमोट करता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एक्सेस करता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑन रैशनल बेसिस, इंश्योर करता है बैंक क्रेडिट सप्लीमेंट द बोरोअर्स ओन रिसोर्सेज रादर देन द रिप्लेसिंग देम। उसको रिप्लेस करने के बजाय वो लोग इंश्योर करता है कि आपका सप्लीमेंट सबसे बेस्ट हो। देखो बैंक क्रेडिट है, इन्वेंट्री, स्टॉक रिसीवेबल्स है, ये सब कुछ आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है। सेम है, एकदम सेम है। नीड क्या है भाई, नीड बेस्ड लेंडिंग, क्या आपको जरूरत है या नहीं है, इतना देखने के बाद ही वो आपको बैंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये पढ़ना। नॉर्म ऑफ करेंट एसेट्स, ये कमिटी क्या देखता है कि आप जो करेंट एसेट्स को होल्ड कर रहे हो इंडस्ट्री बेसिस, क्या क्या, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, रिसीवेबल, ये सब कुछ हम लोग प्रैक्टिकल सम्स में देखेंगे। ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, एमपीबीएफ, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, दैट इज द कमिटी इंट्रोड्यूस करता है ये कंसेप्ट को, ताकि क्या हो, बैंक कैन प्रोवाइड फाइनेंस। सो 3 मेथड्स, बैंक किस तरह से 3 मेथड को फॉलो करते हैं, मेथड 1, 2 एंड 3। सबसे पहला मेथड में क्या करता है, वो एटलीस्ट 25% ऑफ देयर टोटल करेंट एसेट्स को बोरो करता है, या तो 25% ऑफ देयर कोर करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी, या तो वो 100% ऑफ देयर कोर करेंट एसेट्स को बोरो करते हैं। 3 तरह में होता है। ठीक है, financial discipline, borrowers were required to public periodic financial statement to bank for monitoring purposes. कोई भी मॉनिटर कर रहा है, अगर आपको उसने लोन दिया तो आपका मॉनिटर करेगा ना, आप टाइम टू टाइम पे कर रहे हो कि नहीं, आपको एक स्लिप देता है कि हाँ आप भी मॉनिटर करो, मैं भी करूँ। ये एक डिसिप्लिन होता है बैंक का, और एडवाइस करता है कि इंश्योर करो कि आप प्रॉपर एंड यूज हो फंड में, जो भी जिस चीज के लिए, जिस काम के लिए आप पैसा ले रहे हो उसमें आप यूज करो। देखना क्रेडिट कार्ड वगैरह से आप जो भी पैसे का एक लिमिट होता है कि आप 1,00,000 रुपए खर्चा कर सकते हो, उससे आप अपने बैंक में नहीं ट्रांसफर कर सकते, किसी भी बैंक में नहीं ट्रांसफर कर सकते। आप भले ही वेबसाइट में पेमेंट करो, आप कहीं पे
ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में पेमेंट करो, लेकिन आप सोचो कि उससे हम अपने बैंक में भर ले, क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। phased implementation, the recommendation to be implemented in the phases to allow businesses and bank to adopt the new system, ठीक है। फिर है एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल नीड। और वर्किंग कैपिटल नीड क्या क्या है, हमको क्यों जरूरत है वर्किंग कैपिटल का। एस्टिमेशन वर्किंग कैपिटल नीड इज ए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वर्किंग फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट करते हैं, इंश्योर करता है बिजनेस हैज सफिशिएंट लिक्विडिटी है कि नहीं, आप स्मूथली ऑपरेट कर सकते हो कि नहीं, और वेरियस फैक्टर जो कि इस मेथड में अप्लीकेबल है। ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। हमारे लिए नेचर ऑफ बिजनेस भी इंपॉर्टेंट है, हमारा ऑपरेशन बड़ा है कि छोटा है, इस पे भी हमारा नीड ऑफ कैपिटल डिपेंड करता है। आप सीजनलिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप सीजनल बिजनेस कर रहे हो कि नहीं, ऑपरेटिंग साइकिल पे भी डिपेंड करता है कि आपका कितना टाइम पीरियड लग रहा है, आपका क्रेडिट पॉलिसी भी डिपेंड करता है आप कितने जन से कितना कितना और कब कब कितने टाइम के लिए पेमेंट लिए हुए हो, ग्रोथ और एक्सपेंशन हो रहा है नहीं हो रहा है, सब कुछ आपका डिपेंड करता है। परमानेंट और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल याद है हम लोग ऊपर अभी पढ़ रहे थे, तो वही यहाँ पे बोल रहा है आर द टू कैटेगरीज ऑफ वर्किंग कैपिटल दैट बिजनेसेस मैनेज टू इंश्योर स्मूथ ऑपरेशंस। क्या है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, रेफर करता है मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड टू सस्टेन नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस, एकदम मिनिमम जितना कम से कम यूज हो सके। तो ये क्या है, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है करंट एसेट्स का, जो मैंने आपको बताया इरेस्पेक्टिव ऑफ फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएट नहीं करता है। Component, the basic stock level required for the production and sales, and minimum levels of cash and receivable needed for the daily operations, and characteristic does not vary with seasonal, ये हमारे सीजनल पे वेरी नहीं करता। अगर सीजनल होता तो ये परमानेंट नेचर का होता, तब तो ये हमारा टेम्परेरी होता, ठीक है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल एक टिपिकली फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज, ऑब्वियसली रिटेन अर्निंग, लॉन्ग टर्म लोन्स, क्योंकि ये परमानेंट है, फिक्स नेचर का है। अब हम लोग उसी तरह से ऑपोजिट हो जाएगा टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, जो कि एडिशनल वर्किंग कैपिटल नीड होता है हम लोग को पीरियड, सीजनल फ्लक्चुएशन, अनएक्सपेक्टेड डिमांड को फुलफिल करने के लिए, और परमानेंट वर्किंग कैपिटल नहीं होता है। कंपोनेंट क्या है, एडिशनल इन्वेंट्री फॉर द सीजनल नीड में भी हो सकता है, हायर अकाउंट रिसीवेबल हो सकता है जब हम लोग का सेल्स इंक्रीज हो, वेरियस हम लोग का सीजनलिटी पे डिपेंड कर सकता है, सिचुएशंस पे डिपेंड कर सकता है, फ्लक्चुएशन पे डिपेंड कर सकता है, हमारे ऑपरेशनल नीड्स पे डिपेंड कर सकता है। समझ में आया। फाइनेंशियल अगर टेम्पररी है तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज के लिए हमको नीड कर सकता है, कैश, क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब कुछ शॉर्ट टर्म है। डन। देखो इसके हम लोग शॉर्ट में आपको डिफरेंसेस भी दे दी है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ऊपर जो जो पॉइंट लिखे हो वो भी डिफरेंसेस में पढ़ते हैं। शॉर्ट में अगर आपको याद करने के लिए हो ना, फॉर द मेमोराइज बेसिस, जिसको आप लोग कर सकते हो। पर्पस, नेचर, फाइनेंसिंग, रिसर्च। फिक्स्ड है, फ्लक्चुएटिंग है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, लॉन्ग टर्म सोर्सेस है, शॉर्ट टर्म सोर्सेस है, एसेंशियल फॉर ऑनगोइंग ऑपरेशंस एंड मीट टेम्पररी बिजनेस डिमांड। Got it? एकदम सिंपल है। अब हम लोग प्रैक्टिकल की ओर जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल में थोड़ा सा पहले हम आपको बताएंगे और उसके बाद आज यहीं तक क्लास रखेंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग आराम से स्मूथली सम सॉल्व कर पाए। अभी मैं आपको फॉर्मूला समझा दे रही हूँ, ताकि आप लोग अभी इसी क्लास में जो अभी आप लोग को कंसेप्ट बिल्ड हुआ है उसी के साथ साथ आप लोग घर पे फॉर्मूला को रेडी करके रखना, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्मूथली सम्स कर पाए। Is there any doubt regarding your theory basis? Okay, चलो, statements of showing net working capital requirement. स्टेटमेंट ऑफ शोइंग नेट वर्किंग कैपिटल कैसे हम लोग देखेंगे, जैसे मैंने इस पूरे चैप्टर में आपको क्या बोला, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में मेनली हम लोग क्या देखते हैं, दो चीजें, एक है करंट एसेट्स और दूसरा क्या देखते हैं, करंट लायबिलिटी, ठीक है। जैसे इसको हम लोग माइनस करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, नेटवर्किंग कैपिटल, ठीक है। वैसे ही देखो यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया है, करंट एसेट्स है
हमारा स्टॉक है, रॉ मटेरियल, वर्किंग कैपिटल, सॉरी वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ठीक है, ट्रेड डेटर्स, जो भी हम लोग को रिसीवेबल्स है, बिल्स रिसीवेबल, कैश बैलेंस अगर आपके पास है वो भी हमारे लिए क्या है, करंट एसेट्स है। सब कुछ को मिला के हम लोग को क्या करना है, ऐड कर देना, सब कुछ को ऐड करते जाओ ऐसे करके। इसमें ऑल टुगेदर ये होगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग ये कर लेंगे उसके बाद हमारा आ जाएगा करंट लाइबिलिटी। ट्रेड पेबल्स है, इसको भी ऐड करो, ट्रेड पेबल्स, बिल्स पेबल्स, वेजेस पेबल्स, जो भी पेबल है, जो भी हम लोग को देना है, जो भी हमारा लाइबिलिटी है, सबको ऐड करो और यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और इसको इन दोनों को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है, असेट माइनस लाइबिलिटी। जैसे ही आप माइनस करोगे आपको मिल जाएगा ये रहा, ये वाला माइनस है, ठीक है। सेफ्टी मार्जिन, यहाँ पे सेफ्टी मार्जिन आपके क्वेश्चंस में दिया होता है, कोई परसेंटेज दिया होता है, उसको आपको सॉल्व करना है। नेट वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे देखो जैसे आप प्लस कर दोगे इन दोनों को, उससे आपको क्या मिल जाएगा, अगर बैंक का फाइनेंस ओवरड्राफ्ट है तो आप उसको माइनस कर सकते हो, अगर नहीं है तो इसको स्किप करके डायरेक्ट आप नेटवर्किंग कैपिटल निकाल सकते हो। कुछ पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है। देखो 1 ईयर में कितने महीना होता है, सबको पता है 12 महीने होते हैं। कितने वीक्स होता है, 52 वीक्स होता है। डेज 365 डेज या फिर 360 डेज, ये आपकी कंपनी में क्वेश्चन में मेंशन्ड होता है, ठीक है। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर may be taken as 365 or 360 days. 1 month 4 weeks 30 days. Cash 10% of net working capital, then क्या हो जाएगा 10/90 of net working capital excluding cash. कैश को निकाल देंगे, अगर 10% निकालने वाले सब हम लोग सम्स में समझेंगे, बस आप अभी आप लोग देख के रखो। 10% ऑफ कंटीजेंट टू योर कंप्यूटेड फिगर, देन 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये सब कुछ समझेंगे। मेन आपका ये दोनों पॉइंट है, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला देखो, जो हम लोग ऊपर पढ़े थे, याद है, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करना है, फिनिश गुड्स को ऐड करना है, रिसीवेबल्स को ऐड करना है और हमारे क्रेडिटर्स को माइनस करना है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकालने बोले तो नंबर ऑफ डेज इन ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना बार हो रहा है साल में, इसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल हमारा निकल जाएगा। डोंट पैनिक, सारा सम हम लोग करेंगे, अभी मैं बस समझा रही हूँ, इन सबको याद कर लेना। ये फॉर्मूला लास्ट है, ये पांचों फॉर्मूला देख लो एंड देन छुट्टी। ओके, रॉ मटेरियल देखो, हम लोग जो पढ़े थे ना, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ये सब कुछ का एक फॉर्मूला होता है निकालने का। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, एवरेज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज पर डे। देखो रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, जो एवरेज रॉ मटेरियल है, जैसे ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकल के आ गया, ठीक है। सो वो जो अमाउंट आएगा वो है हमारा एवरेज रॉ मटेरियल का स्टॉक, स्टॉक का रॉ मटेरियल का एवरेज, वो होगा डिवाइडेड बाय जितना पर डे हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको अगर हम लोग 365 में इंटू कर देते हैं, बस हो गया बात। वर्क इन प्रोग्रेस सेम है, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री। और कैसे वर्क इन प्रोग्रेस कैसे होता है, प्रोडक्शन से होता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्शन पर डे इंटू 365 डेज। फिनिश गुड्स लास्ट में जो बनता है, तो एवरेज फिनिश गुड्स प्लस कैसे बना, आप उसको क्या करोगे, बेचोगे ना, बस फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, आपको कितना रिसीव हुआ, कैसे रिसीव होगा, सेल करके रिसीव होगा, इंटू 365 डेज। क्रेडिट पीरियड अलाउड बाई सप्लायर्स, क्या होगा, आपको पे बैक करना है, कैसे, क्रेडिट से पे करना है, इंटू 365 डेज। अब ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हो रहा है, समझ में आया, ये पांचों फॉर्मूला याद करके रखना, इसके बाद हम लोग 1 बाय 1 सम्स करेंगे। उफ, मेरे स्टूडेंट्स भी ना, यस इट्स ओवर, आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट। सो अगर कुछ भी डाउट है आप पूछना, हम लोग जब कल क्लास करेंगे तब हम लोग सारे सम्स को अच्छे से करेंगे, तब आपको बहुत ही एकदम कैसे हो जाएगा, क्लियर। डन, थैंक यू।